सो गाइडन के चैप्टर नंबर 78 एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स का लास्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, एड्रेनल एंड्रोजेंस। एड्रेनल एंड्रोजेंस हमारे पास 3 लेयर्स थी एड्रेनल कॉर्टेक्स से, ग्लोमेरुला थी और ग्लोमेरुला थी। थर्ड जो लेयर थी ना रेटिकुलरिस और फेसिकुलेटा, सेकंड फेसिकुलेटा, थर्ड रेटिकुलरिस। फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस दोनों से हमारे पास एंड्रोजन आता है एंड्रोजेंस, लेकिन रेटिकुलर से ज़्यादा आता है और फेसिकुलेटर लिटिल अमाउंट में सीक्रेट करता है। और नॉर्मली जो एड्रेनल एंड्रोजेंस है ना, इनका बहुत वीक इफेक्ट होता है, ह्यूमंस पे एज सच नहीं होता, बट फीमेल्स में ये इफेक्ट होता है, माइल्ड इफेक्ट होता है कि जो इनके प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर है ना, वो इस हार्मोन की वजह से डेवलप हो रहे होते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एड्रेनल एंड्रोजन है वो है डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरोन, और वो कंटिन्यूअली सीक्रेट होता रहता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से, मतलब फीटल लाइफ से ही स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम मेल में बात करें तो जो हमारे पास एड्रेनल एंड्रोजन है वो एक्सेप्ट एड्रेनल ग्लैंड कहीं और जाकर, मीन्स एक्स्ट्रा एड्रेनल ग्लैंड्स या टिश्यूज़ में जाकर एड्रेनल एंड्रोजेंस कन्वर्ट हो सकता है टेस्टोस्टेरोन में। और टेस्टोस्टेरोन जो कि प्राइमरी मेल हार्मोन है, प्राइमरी मतलब लाइक सेक्स मेल हार्मोन है, तो फिर वो हेल्प करेगा उनकी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी में डेवलप होने में, सही है, मतलब मेच्योर होने में डेवलप करेगा मेल की मेच्योरिटी के लिए। फीमेल में ऐसा नहीं होगा, सही है। उसके बाद अगर हम पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करें ACTH की, तो एबनॉर्मलिटीज ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकल सीक्रेशन पहले आ गया। एबनॉर्मलिटीज पहले हमारे पास है हाइपोएड्रेनलिज्म, मीन्स एड्रेनल ग्लैंड्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन्स है उनमें डेफिशिएंसी आ जाए तो वो क्या कॉज करेगी, एडिसन्स डिजीज़, सही है। एडिसन्स डिजीज़ विल बी कॉज बाय एड्रेनल इनसफिशिएंसी, सही है। इसमें क्या ही इफेक्ट होगा, इसमें वही इफेक्ट होगा। इसमें हमारे पास 2 किस्म की होगी एड्रेनल इनसफिशिएंसी, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो खुद एड्रेनल ग्लैंड से कोई उसका डिसफंक्शन हो जाए या कोई मतलब लाइक वो इफेक्टिव ना रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम हो एड्रेनल ग्लैंड में, तो वो प्राइमरी। और सेकेंडरी वो होती है जिसमें मतलब एड्रेनल ग्लैंड के अलावा दूसरे ग्लैंड्स का इस पर इफेक्ट पड़ रहा हो, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH ज़्यादा आ रहा है, सॉरी कम आ रहा है, जो हाइपो है ना कम आ रहा है, या इससे भी इसका जो रेगुलेटरी फैक्टर है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, उसमें कोई डिसेबिलिटी आ रही है, तो उस वजह से उस चीज़ को हम बोलेंगे सेकेंडरी। प्राइमरी कॉज एड्रेनल ग्लैंड, सेकेंडरी विल बी पिट्यूटरी हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, एंड में ट्यूमर्स वगैरह हो गए, सही, उनको हम बोलेंगे। 80% ऑफ द केसेस है ना एट्रोफी होती है ऑटो इम्यूनिटी की वजह से अगेंस्ट द कॉर्टाइसिस, एड्रेनल कॉर्टाइसिस। और यह एड्रेनल डिसफंक्शन तब होगा जब उसमें कोई ट्यूमर वगैरह डेवलप हो जाए, सही। अब अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया इवेंचुअली, अगर हम बात करें जैसे पहले हम बात करते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी। पहले अगर मतलब हर हार्मोन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मिनरल कॉर्टिकॉइड पे क्या पड़ेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पे क्या पड़ेगा, ये एंड्रोजन पे ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका उतना ऐसा इफेक्ट नहीं होता जितना मिनरल कॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। मिनरल कॉर्टिकॉइड अल्डोस्टेरोन मिनरल कॉर्टिकॉइड क्या है हमारे पास, अल्डोस्टेरोन, जो कि हमारे पास क्या सोडियम की एब्जॉर्प्शन, पोटेशियम की एक्सक्रीशन और वाटर की एब्जॉर्प्शन करवा रही थी। अब लेकिन यहाँ पर हमारे पास डेफिशिएंसी की वजह से इसका उल्टा काम होगा, सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाए तो हाइपोनेट्री में हो जाएगा, पोटेशियम ज़्यादा बॉडी में रहेगा, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, हाइपर कैलीमिया हो जाएगी। और हमारे पास ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कम हो जाएगा क्योंकि सोडियम ज़्यादा तो अपने साथ वाटर भी लेकर जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और रेड ब्लड सेल्स की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी, सही है ना। और इस सारी चीज़ें हमें ऐसा लेकर अगर इनको ट्रीट ना किया जाए तो मीन्स अगर कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ हो रहा है इनका, और अगर इस पेशेंट को ट्रीट ना करें तो पेशेंट शॉक में मर भी सकते हैं within 4 days to 2 weeks. Patient will die within 4 days to 2 weeks अगर मिनरल कॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी है, सही है। और दूसरा हमारे पास है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी मीन्स इसमें कोई
फ़र्क पड़ रहा है। ऑब्वियसली जब एड्रिनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कि कॉर्टिसोल की जो सीक्रेशंस है वो भी डिक्रीज़ होंगी। और कॉर्टिसोल हमारे पास क्या काम करवा रहा था, पहले हम जो उसका काम कर रहा था ना उसका उल्टा बस करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी मतलब खुद होता है तो ये काम करेगा, अगर नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। कॉर्टिसोल क्या करवाता है, हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज डिक्रीज़ करवाता और ग्लूकोनियोजेनेसिस और ज़्यादा ग्लूकोज कराता, मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर रहा था। और क्या, फैट की मोबिलाइजेशन करवा रहा था, प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म कर रहा था एक्स्ट्रा हेपाटिक टिश्यूज़ में, और प्रोटीन की फॉर्मेशन लिवर में करवा रहा था। ये सारी चीज़ें करवा रहा था कॉर्टिसोल। और अब ऑब्वियसली वो इन्फ्लेमेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। अब अगर नहीं है तो इसका उल्टा इफेक्ट होगा। क्या होगा, हमारे पास ग्लूकोज एक्सेस हमारी मतलब ग्लूकोज हमारे पास उसका लेवल मेंटेन नहीं रहेगा ब्लड में। और क्यों नहीं मेंटेन रहेगा? क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं करवा रहा, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो रही। वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा था जब था, अब है ही नहीं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगी। यूटिलाइजेशन ग्लूकोज की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, हर मसल हर ऑर्गन ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा। फैट की मोबिलाइजेशन नहीं होगी जिसकी वजह से एक अजीब सा मतलब मून फेस हो जाएगा। और फैट मीन्स डिपॉजिट होगा हमारे अपर एब्डोमिनल रीजन्स में, थोरेसिक रीजन्स में, वो डिपॉजिट होने लग जाएगा। और फेस पर डिपॉजिट होगा वो एडिमेटस हो जाएगा, मून लाइक फेस हो जाएगा। और हेड के रीजन पे भी फैट डिपोजिशन हो जाएगी। मसल वीक हो जाते हैं, और मसल वीक हमारे पास मिनरल कॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो रहे थे, और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत हो रहे थे वहाँ पर, लेकिन यहाँ ज़्यादा इंडिकेट होगा कि मसल वीकनेस है। और अगर हमारे पास भले कॉर्टिसोल नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास ग्लूकोज, हमने एक्सेस ग्लूकोज ले लिया, इंटेक ले लिया है, फूड इंटेक किया है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी हैं, लेकिन फिर भी मसल्स हमारे वीक होंगे, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नेसेसरी हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन प्ले कर रहा होता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में दूसरा रोल प्ले कर रहा होता है इनको, मीन्स इनकी मेटाबॉलिज्म में। अगर भले कॉर्टिसोल, भले हमारे पास दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज है, फैट्स हैं, बट क्योंकि कॉर्टिसोल नहीं है, तो कॉर्टिसोल जब खुद ही नहीं है तो वो मेंटेन नहीं कर पाएगा मेटाबॉलिक फंक्शन जिस तरह कॉर्टिसोल कर रहा था एनर्जी मेटाबॉलिज्म में। और अगर हमारे पास कॉर्टिसोल नहीं होगा तो मीन्स अगर लाइक कोई भी लाइक ऐसी कंडीशन हमारी या डिजीज़ से हम ऐसी डिजीज़ हो जाए उस बंदे को जिसके पास कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी है, और जैसे उसमें कोई लंग की प्रॉब्लम या रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा जितना इफेक्ट नहीं है कि वो लीथल, ऐसा लीथल नहीं है, लेकिन कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी से वो और ज़्यादा लीथल हो जाएगी। कॉर्टिसोल उनको मेंटेन कर रहा होता है, और मेलानिन पिगमेंटेशन नेक्स्ट भी है। मेलानिन देखें, जब हमारे पास क्या है कि मेलानिन कहाँ से सीक्रेट होता है, इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इंटरमीडिएट लोब होता है, जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर के बीच में इंटरमीडिएट लोब होता है, ह्यूमंस में ऐसा डेवलप नहीं होता। तो मेलानोसाइटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है मेलानिन को। और मेलानिन वैसे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, डिपॉजिट नहीं होता, मतलब होता नॉर्मली इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था, और वो थिन एरियाज़ में, जैसे लिप्स के हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, नेपल्स हो गए, इन एरियाज़ में वो डिपॉजिट हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास क्या होगा कि एड्रिनल, हमारे पास ACTH की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्यों ACTH बढ़ेगा? क्योंकि ACTH प्राइमरी स्टिमुलेट किसके लिए था? कॉर्टिसोल के लिए था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली फीडबैक मैकेनिज्म से ACTH ज़्यादा सीक्रेट होगा कि कॉर्टिसोल को बढ़ाओ। अब उसको तो नहीं पता ना कि कॉर्टिसोल क्यों नहीं बढ़ रहा, उसमें प्रॉब्लम है एड्रिनल ग्लैंड में। अगर प्राइमरी वाला है तो वो बोलेगा ACTH बढ़ाओ। जब ACTH बढ़ेगा ना, प्राइमरी, ये प्राइमरी में होता है, ACTH बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में हो सकता है, क्योंकि सेकेंडरी में क्या वो ACTH कहाँ से आ रहा होता है हमारे पास? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होगा तो ACTH ज़्यादा सीक्रेट होगा, और ACTH से ही हमने पढ़ा था कि हमारे पास मेलानिन सीक्रेट होता है। ACTH से हम लोग मेलानिन बना, अल्फ़ा मेलानोसाइटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है, फिर वहाँ से मेलानिन डिपॉजिट हो जाता है जहाँ जहाँ स्किन एरियाज़ में वो होता है। ट्रीटमेंट ऑफ एडिसन्स डिजीज़, ट्रीटमेंट क्या है? वैसे तो अगर इसको अनट्रीटेड रखा जाए तो
डेथ कॉज कर लेगा। लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट वैसा नहीं है, मतलब कि या तो ट्यूमर है तो ट्यूमर को निकाल लो, सर्जरी करवा लो। लेकिन मेडिकेशंस पे अगर हम लोग देखें तो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उसको डेली एडमिनिस्टर करते रहना चाहिए। फिर मीन्स ऐसा चीज़ ट्रीट सिर्फ उस थोड़े वक्त के लिए करेगा, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ हम लोग ऐसे देते रहें, मीन्स एक ट्रीटमेंट है ना, जैसे मिनरल कॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते रहें ताकि वो उसकी जो डेफिशिएंसी बॉडी में है वो मेंटेन हो जाए, मीन्स नॉर्मल हो जाए। एडिसोनियन क्राइसिस हम किसे कहते हैं कि एक पेशेंट है जो वो एडिसन्स डिजीज़ जिसको है, और उसका क्या आउटपुट क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स डज नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग स्ट्रेस। अब एक बंदा है जिसको ऑलरेडी एडिसन डिजीज़ है, अब उसको अगर स्ट्रेस हो गया, कोई भी फिजिकल मेंटल कोई भी स्ट्रेस हो गया, तो हमें पता है स्ट्रेस से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल इंक्रीज़ होता है। लेकिन उसमें तो इंक्रीज़ नहीं होगा ना कॉर्टिसोल, क्योंकि उसका एडिसन डिजीज़ है। एडिसन किसका नाम है, मीन्स एड्रिनल इनसफिशेंसी, या हाइपो एड्रिनलिज्म का नाम है। तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, वो किस चीज़ से गुजरा है, एडिसोनियन क्राइसिस। मतलब उसमें क्रिटिकल नीड हो जाती है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमें चाहिए बट वो मिल नहीं पाते। उसके बाद हमारे पास है हाइपो हो गया। अब हाइपर एड्रेनलिज्म, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द क्रिटिकल नीड फॉर एक्स्ट्रा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एक्स्ट्रा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमें चाहिए होते हैं एडिसन डिजीज़ के, मतलब उस डिजीज़ में जितने चाहिए होते हैं उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए। उसके अलावा उसको स्ट्रेस भी आ गया, अब स्ट्रेस में तो और ज़्यादा चाहिए था, तो जो वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी हमें चाहिए होती ना, उसको हम कहते हैं एडिसनियन क्राइसिस। मतलब बहुत सीवियर डेफिशिएंसी हो जा रही है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। फिर दूसरा है हमारे पास हाइपर एड्रेनलिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड एक्स्ट्रा से भी ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट करने लग जाएगा, हाइपर सीक्रेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। फिर यहाँ पर हमारे पास ये कुशिंग सिंड्रोम करेगा। इसके बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं कुशिंग सिंड्रोम के, लेकिन सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट करता है कॉर्टिसोल हार्मोन को, और इनकी सीक्रेशन बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स भी है और कॉर्टिसोल भी है, सही है। और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, या तो एडिनोमा हो जाए, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की एडिनोमा हो जाए, जिसकी वजह से ACTH ज़्यादा आ रहा है, और ACTH ऊपर से ही ज़्यादा आ रहा है, मीन्स अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऊपर ज़्यादा आ रहा है, और फिर वहाँ से वो फिर क्या करेगा, एड्रेनल ग्लैंड पर रिसेप्टर्स भेजेगा, रिसेप्टर फिर वो क्या ACTH की इसकी फॉर्मेशन ज़्यादा करेगा, कॉर्टिसोल और एंड्रोजन्स की फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करेगा। और या तो फिर हाइपोथैलेमस, ये सेकेंडरी कॉज है। हाइपोथैलेमस से हमारे पास कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर ज़्यादा आए, मतलब उनकी मीन्स उनका इस तरह उसके ट्यूमर की वजह से, हाइपोथैलेमस के ट्यूमर की वजह से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, और फिर वो ACTH की सिक्रेशन करवा रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑब्वियसली फिर एड्रेनल ग्लैंड में जाएगी। एड्रेनल ग्लैंड को क्या बोलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्टिसोल बनाओ। हालांकि भले बॉडी में एक्सेस कॉर्टिसोल है, लेकिन ये सीक्रेट होते रहेंगे क्योंकि हाइपोथैलेमस का ट्यूमर हो गया है। फिर हमारे पास है एक्टोपिक सीक्रेशन ऑफ ACTH। हमारे पास ACTH सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं, कभी कभार ट्यूमर लंग्स में ट्यूमर, या फिर एब्डोमिनल ट्यूमर्स कुछ ऐसे होते हैं कार्सिनोमा के, एब्डोमिनल कार्सिनोमा और लंग ट्यूमर, जहाँ पर ACTH सीक्रेट हो जाता है, और उस सीक्रेशन को हम कहते हैं एक्टोपिक सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स। सही है। उसके बाद हमारे पास इसको और ज़्यादा मैं मज़ीद डिफाइन करूँगी। फिर हमारे पास है, या तो इनसे सारी चीज़ों में आ जाए डेफिशिएंसी, या तो प्राइमरी कॉज क्या है, उसमें एड्रेनल ग्लैंड में ही डेफिशिएंसी आ जाए, मतलब एड्रेनल ग्लैंड में ही ट्यूमर आ जाए। डेफिशिएंसी नहीं, ये तो एक्सेस सीक्रेट कर रहे हैं ना, तो मीन्स वो हाइपरप्लेजिया हो जाए या कुछ और हो जाए एड्रेनल ग्लैंड, तो उसमें ही होगा। अब ACTH जब ज़्यादा सीक्रेट होगा तो कॉमन हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम है, और ACTH हमारी प्लाज्मा लेवल में ज़्यादा हो जाएगा। ACTH भी ज़्यादा होगा और कॉर्टिसोल भी ज़्यादा होगा। अगर प्राइमरी हम लोग बात करें तो कॉर्टिसोल तो ज़्यादा होगा, प्राइमरी मीन्स एड्रेनल ग्लैंड में मसला है तो कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा, और वो कॉर्टिसोल थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ACTH की सिक्रेशन कम करेगा। मीन्स प्राइमरी वाले में, प्राइमरी
जो ट्यूमर होगा उसमें हमारे पास ACTH की सिक्रेशन कम होगी, कॉर्टिसोल की सिक्रेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि ACTH को कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू नेगेटिव फीडबैक। बट सेकेंडरी में ऐसा नहीं है, सेकेंडरी में ACTH भी बढ़ा होगा, कॉर्टिसोल भी बढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो बन रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। वहीं ऊपर से हमारे पास क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रही है क्वांटिटी, तो नीचे कंट्रोल हो ही नहीं पाएगा। वो तो आएगा, वो तो बोलेगा बना, तो उससे तो ऐसे ही लगेगा कि ना हमारे पास कॉर्टिसोल है ही नहीं, इसलिए बनता जा रहा है। सही है, ACTH भी ज़्यादा होगा और वो हमारे पास दोनों ही ज़्यादा होंगे। अब दूसरी चीज़ है ACTH डिपेंडेंट और ACTH इंडिपेंडेंट। अगर जैसे जो सेकेंडरी वाला है जिसमें हमारे पास ACTH ज़्यादा आ रहा है, सेकेंडरी वाला है जिसमें ACTH हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ACTH डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट वो जो मतलब जिसमें ट्यूमर या तो हाइपोथैलेमस में हो या पिट्यूटरी ग्लैंड में, और इंडिपेंडेंट वो जो ट्यूमर मीन्स ये कौन सा ट्यूमर होता है, मैंने एक्टोपिक सिक्रेशन ऑफ ACTH मीन्स लंग या एब्डोमिनल की वजह से वहाँ पर जो सिक्रेट हो रहा है ना वो। अब हम कैसे पता चलेगा? हम क्या देंगे, डेक्समेथासोन देंगे, बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, डोज उसका सही है डेक्समेथासोन का। वो क्या है, वो भी एक कॉर्टिसोल है। अब वो कॉर्टिसोल आएगा, लेकिन कॉर्टिसोल से 30 टाइम्स मोर उसकी मतलब पोटेंसी है, सही है। तो वो क्या करेगा, वो जब बॉडी में आएगा, बॉडी में उसको इंजेक्ट करेंगे तो हमारे पास उसकी क्वांटिटी क्या करेगी, थोड़ी क्वांटिटी से वो क्या करेगा, जो अगर तो ACTH डिपेंडेंट है तो फिर हमारे पास ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस है ना, इनसे सीक्रेशन कम हो जाएगी। ACTH जब ये आ जाएगा ना, सही है। अगर तो हमारे पास ACTH डिपेंडेंट है तो वो पे हम डेक्समेथासोन देंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस जहाँ से वो ACTH आ रहा था उसकी सिक्रेशन कम हो जाएगी। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है मीन्स ACTH इंडिपेंडेंट, हम लोग डेक्समेथासोन डालते जा रहे लेकिन ACTH की सिक्रेशन बिल्कुल ज़रा से भी कम नहीं हो रही, तो इट मीन्स कि या तो एब्डोमिनल कैंसर या लंग ट्यूमर है जहाँ से ACTH सिक्रेट हो रहा है, मीन्स एक्टोपिक सिक्रेशन ऑफ ACTH हो रही है, सही है। और फिर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वी हैव, बट ये याद रखिएगा डेक्समेथासोन पोटेंसी ज़्यादा है, लेकिन वो थोड़े डोज में ACTH की इतनी कम सिक्रेशन नहीं करेगा, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा जब देंगे, हाई डोज देंगे डेक्समेथासोन तो ये बहुत जल्दी इफेक्टिवली ACTH की सिक्रेशन कम करा देगा अगर ये डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी कम नहीं होगा। और फिर क्या करेगा, जब कुशिंग सिंड्रोम में हम लोग क्या करेंगे, कुशिंग सिंड्रोम सिर्फ एक तो ये है कि हमारी बॉडी में हो रही है, लेकिन ये तब भी हो सकती है जब हमारे पास कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कैसे ऐसी कंडीशंस में हम लोग कॉर्टिसोल दे रहे हैं, कॉर्टिसोल इंजेक्ट कर रहे हैं और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से मीन्स इंजेक्ट करते जा रहे हैं। क्यों? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को वो रोकता है ना, तो इसलिए हम लोग को कॉर्टिसोल देते जा रहे हैं। उस कॉर्टिसोल को देते 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 हमारी बॉडी में इतना इंक्रीज हो जाता है कॉर्टिसोल कि हम उसे भी कुशिंग सिंड्रोम ही कहते हैं, सही। उस वजह से भी कुशिंग सिंड्रोम होता है। और कुशिंग सिंड्रोम का जो मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर क्या था, फैट की मोबिलाइजेशन करवाना होता है। जब एक्सेस सीक्रेशन हो रही होती है कुशिंग सिंड्रोम की, तो क्या होगा, फैट मोबिलाइज करेगा, लेकिन फैट मोबिलाइजेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस। डिपॉजिट अगर ज़्यादा हो रहा और डिपॉजिट जल्दी और ज़्यादा हो रहा और मोबिलाइज और ऑक्सीडाइज स्लो हो रहा है, स्लो ही होता है वो, तो हमारे पास फैटी एडिमेटस हो जाएंगे, हमारे पास बॉडी एडिमेटस हो जाएंगी, फेस मून की तरह दिखेगा और लाइक एक्सेस एक्नी हो जाएगी, फेशियल एक्नी, और फेशियल हेयर ग्रोथ भी हो जाएगी। और 80% ऑफ पेशेंट्स में हाइपरटेंशन भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कॉर्टिसोल मिनरल कॉर्टिकॉइड की तरह भी एक्ट करता है, और मिनरल कॉर्टिकॉइड हमारे पास अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उसको नेगेटिव फीडबैक, आर्टियल प्रेशर बनता है, हमें पता है ना। मिनरल कॉर्टिकॉइड जब ज़्यादा हो जाते हैं फिर ECF ज़्यादा बन जाता है। ECF मीन्स एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, फिर कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आर्टियल प्रेशर बढ़ता है। जब आर्टियल, हमारे पास क्या होगा कि
एट्रियल प्रेशर बढ़ेगा और एट्रियल कंसिस्टेंट अगर एट्रियल प्रेशर बढ़ा ही रहे जब हमारे पास मीन्स कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली बढ़ा रहे तो वो हाइपरटेंशन को कॉज करेगा। सही है। उसके बाद अगर हम इफ़ेक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट था ना ये, सही है। इफ़ेक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, सही है। अब कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्बोहाइड्रेट का वही होगा कि ये ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन होने से रोकेगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, प्रोटीन्स की कैटाबॉलिज्म कराएगा लेकिन एक्स्ट्रा हेपाटिक टिश्यू में और लिवर में प्रोटीन्स बनाता रहेगा और प्लाज्मा प्रोटीन पे सच डिफरेंस नहीं आएगा लेकिन एक्स्ट्रा हेपाटिक टिश्यू में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि इतनी प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की भी तो वो मोबिलाइजेशन करवाता है ना, जिसकी वजह से प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। लेकिन एक्स्ट्रा हेपाटिक टिश्यू में प्लाज्मा प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, वो बिल्कुल अनअफेक्टेड क्योंकि वो लिवर में बनता है और लिवर में वैसे भी वो अमाइनो एसिड्स मोबिलाइजेशन और जब वो अमाइनो एसिड्स की करवाएगा वो लिवर में जाकर लाएगा और लिवर अपने प्रोटीन्स बनाती जाएगी, प्लाज्मा प्रोटीन भी बनाएगी साथ साथ। और अगर सीवियर लॉस हो जाए प्रोटीन्स की तो मसल वीकनेस भी हो जाती है और इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस कर देती है क्योंकि लिम्फोइड टिश्यूज़ मीन्स प्रोटीन्स नहीं होते तो लिम्फोइड टिश्यू भी सप्रेस हो जाते हैं जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम भी हमारा वीक हो जाता है और ऐसा पर्सन अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो डेथ भी कॉज हो सकती है। हालांकि वो भले इन्फेक्शन ऐसे लिथल ना हो बट क्योंकि कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा हैं तो वो कर सकते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा वीक करती है। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट है कि जब हमें कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है ना तो फिर हम लोग कॉर्टिसोल देते हैं ताकि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो, थोड़ा सा वीक, मतलब जिस बंदे में हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं ना उस बंदे में उसको कॉर्टिसोल देंगे तो उसका थोड़ा सा इम्यून सिस्टम वीक होगा ना तो वो बहुत अच्छे से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड हो जाए, उसका कोई नेगेटिव मतलब इफेक्ट नहीं आएगा। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते दूसरे वक्त आते हैं ना वो नहीं आएगा क्योंकि ऑब्वियसली किसी और ह्यूमन में ट्रांसप्लांट करते तो वो एक रेजिस्टेंस आएगी ना, वो नहीं आएगी जब हम कॉर्टिसोल देंगे। और एक्सेसिव प्रोटीन लॉस की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकती है, वीकनेस ऑफ बोन्स भी हो सकती है। ट्रीटमेंट इसका यही है कि जो भी ट्यूमर अगर एड्रिनल ट्यूमर है तो उसको हटा दो, वरना अगर सेकेंडरी जैसे इसी चीज़ की सीक्रेशन बढ़ी हुई है तो उसको कम कर दो किसी भी तरह से। या जो भी हाइपरट्रॉफिड मास बढ़ रहा है जिसमें भी, ज़रूरी नहीं हाइपरप्लेसिक जिसमें एड्रिनल ग्लैंड में है या हाइपोथैलेमस है या पिट्यूटरी ग्लैंड जिसमें भी है वो हटा दो या कोई ड्रग्स दे दो, जैसे कीटाकोनाजोल बहुत अच्छी ड्रग है वो देती जाती है। और अगर इन चीज़ों से भी नहीं हो रहा तो लास्ट यही होता है कि बायलैटरल पार्शियल एड्रिनलेक्टोमी करवा लो और फिर वो थोड़े वक्त में एड्रिनल ये करवाएंगे तो फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेड हमें करना पड़ेगा, एड्रिनल स्टीरॉइड्स देते करेंगे क्योंकि हम जब एड्रिनल ग्लैंड की एक्टोमाइज करवा रहे हैं वो बिल्कुल रिमूव कर रहे हैं, पार्शियल रिमूव कर रहे हैं बायलैटरली, तो ऑब्वियसली ग्लैंड हार्मोन्स में वो आएगी, हार्मोन्स डेफिशिएंट होंगे तो वो हमें देते रहने चाहिए, मीन्स वो फिर डेली देते रहेंगे, वो फिर जितने हमें बॉडी के हिसाब से देने रहेंगे। अब ये देखें, ये एक लेडी है जिसको हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम है। जब इसने बायलैटरल पार्शियल एड्रिनलेक्टोमी करवाई तो इसका फेस देखें और इसका फेस ऐसा लग रहा है मून लाइक, और इसका बिल्कुल एडिमेटस है, इसका मून लाइक और इसका बिल्कुल फ्लैट, ये इफेक्ट पड़ता है। सही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्राइमरी अल्डोस्टेरोनिज्म, मीन्स अल्डोस्टेरोन हार्मोन है ना वो ज़्यादा उसकी सिक्रेशन हो रही है लेकिन प्राइमरी मीन्स एड्रिनल ग्लैंड में ही मसला है और उसको हम कहते हैं कॉन्स सिंड्रोम। जब हमारे पास देखें अल्डोस्टेरोन कहाँ से सिक्रेट होता है, मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स की लेयर जोना ग्लोमेरुलसा, उसमें कोई ट्यूमर हो जाए तो उस वजह से जो ADH है वो उसकी सीक्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं कॉन सिंड्रोम। वो हाइपरप्लास्टिक हो जाती है तो मीन्स ADH अल्डोस्टेरोन ज़्यादा सीक्रेट होगा और अल्डोस्टेरोन ज़्यादा सीक्रेट होगा, कॉर्टिसोल नहीं क्योंकि जोना ग्लोमेरुलसा में है। और जो भी काम करवाती है अल्डोस्टेरोन क्या, सोडियम की ऑब्वियसली वही सारे होंगे जो हाइपोएड्रिनलिज्म में हुए थे, वो भी मिनरल कॉर्टिकॉइड वही सारे होंगे। सोडियम हमारे पास ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, पोटेशियम
हमारे पास ज़्यादा एक्सीड होगा तो मीन्स हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। जब ADH ज़्यादा ट्यूमर हो जाएगा तो ADH की अल्डोस्टेरॉन की सीक्रेशन ज़्यादा, ADH पता नहीं मैं इसे क्यों बोलती हूँ बार बार, अल्डोस्टेरॉन जब ज़्यादा आएगा तो सोडियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, पोटेशियम कम हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्यों? जब क्योंकि पोटेशियम भी बाहर जा रहा होता है तो उसके साथ हाइड्रोजन आयंस भी जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से अल्कलोसिस कंडीशन हो जाती है बॉडी में। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, हाइपरटेंशन होगी, फिर मसल पैरालिसिस भी तो होती है क्योंकि डिस्टर्बेंस हो जाते हैं पोटेशियम आयंस की, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाती है ना, जिसकी वजह से साइनेप्सिस में और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो होता है ना, एक्शन पोटेंशियल, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से साइनस नहीं हो पा रहे होते हैं, साइनस में एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट हो रहा होता और फिर मसल वीक हो रहे होते हैं। और अगर हम डायग्नोस्टिक फीचर है प्राइमरी अल्डोस्टेरॉन, वो क्या है? प्लाज्मा रेनिन कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। रेनिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ क्यों होगी? क्योंकि देखिए ना, अल्डोस्टेरॉन बढ़ता है और हमें पता है एंजियोटेंसिन 2 जो है वो प्राइमरी रेगुलेटरी फैक्टर है। अगर अल्डोस्टेरॉन बढ़ा है तो एंजियोटेंसिन 2 कम होगा, एंजियोटेंसिन 2 बढ़ रहा है तो मीन्स वो स्टिमुलेट करता है अल्डोस्टेरॉन की फॉर्मेशन को। जितना ज़्यादा एंजियोटेंसिन होगा उतनी ज़्यादा एल्डोस्टेरॉन होगी, लेकिन जितना ज़्यादा एल्डोस्टेरॉन होगा उतनी ज़्यादा एंजियोटेंसिन 2 नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक से कंट्रोल हो रहा है। जितना ज़्यादा ऑलरेडी बॉडी में है एल्डोस्टेरॉन तो हमें वो एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? और ज़्यादा एल्डोस्टेरॉन को बनवाएगा। जब एल्डोस्टेरॉन ऑलरेडी है तो हमें एंजियोटेंसिन 2 की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट क्या है? सर्जिकल रिमूवल करेंगे ट्यूमर की, या फिर कोई ड्रग दे देंगे जैसे स्पाइरोनोलेक्टॉप या एप्लेनॉन। एड्रेनोजेनाइटल, नेक्स्ट जो है हमारे पास एड्रेनोजेनाइटल सिंड्रोम, मीन्स जेनाइटल जो एड्रेनल ग्लैंड से हमारे पास एंड्रोजेंस है उनका सच कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर ये ज़्यादा सीक्रेट हो जाए तो मस्कुलाइजिंग इफेक्ट जो है ना वो बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फीमेल्स में मीन्स लाइक जिस तरह मेल्स में ना, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा मेल करेक्टर्स का डेवलप हो जाते हैं। जैसे अगर हेरिडिटी में बाल्डनेस है तो फीमेल में आ जाएगी, प्यूबियस हेयर आ जाएंगे, ग्रोथ ऑफ क्लाइटोरिस जो पेनिस की तरह रिजेंबल करते हैं, प्रोटीन्स की डिपोजिशन स्किन पे हो जाएगी, और मसल्स भी है ना, लाइक मस्कुलाइन फीचर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। और ये फीमेल की बात है। और अगर मेल की बात करें तो प्री प्यूबर्टल मीन्स प्यूबर्टी से पहले वाले जो मेल है ना, उनमें क्या होगा? एड्रिनल ट्यूमर अगर हो जाए तो वो जो फीमेल के अभी मैंने करेक्टर बताया वो सारे मेल में हो जाएगा, और मेल अर्ली लाइक मैच्योर हो जाएगा। ये उसकी बात है जो प्री प्यूबर्टल मेल है। जो प्यूबर्टल मेल है अगर उनमें ये हो जाए ना, तो उनमें ऐसा हमें डायग्नोस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डायग्नोस एक तो कर नहीं पाएंगे, हमें ऐसा लगेगा नहीं जो नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है वही चल रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। उनमें एक टेस्ट होता है वो करवाना पड़ता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो यूरिन का टेस्ट होता है ना, जिसमें हमें ये पता चलता है 17 कीटो स्टीरॉइड्स जो कि एंड्रोजन से ड्राइव होते हैं वो यूरिन में होते हैं, और वो 10 to 15 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल है। इट मीन्स ही इज सफरिंग फ्रॉम एड्रोजेनाइटल सिंड्रोम, और ये बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक फीचर है जिससे हमें पता चलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स। नेक्स्ट चैप्टर will be discussed in the next video.